नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। इसके पहले वाले सेशन में हमने रेस्पिरेशन पर 4 सेशन कर चुके हैं और आज बारी है 5वें सेशन की। 5वें सेशन पर हम 10 सवाल लेकर के आपके सामने हैं। इन 10 सवालों को आपसे पहले पूछेंगे और फिर इसके बाद इनका एक एक करके डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बिना विलंब किए हुए सीधा हम सेशन की ओर चलते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। रेस्पिरेशन होता है या श्वसन होता है? रेस्पिरेशन या हिंदी में श्वसन होता है। सोच विचार कर जवाब कीजिएगा। तथ्यात्मक सवाल है ये। ए ऑप्शन दे रहे हैं, प्रकाश में केवल मतलब श्वसन होता है जब सिर्फ लाइट हो। समझ लीजिएगा, प्रकाश में केवल उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती। बी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रकाश व अंधेरे में दोनों, प्रकाश में और अंधेरे में। उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती। कल एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर उसकी कुछ इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कीजिए। हम इंग्लिश में इसके साथ बोलते हैं, आपको इतना तो आप इंग्लिश में अर्थ लगाते होंगे। ओनली लाइट एंड डार्क बोथ। कंडीशन क्या है? व्हिच सेल्स हैव ग्रीन इन कलर, व्हिच सेल्स डू नॉट हैव ग्रीन इन कलर। इतना अर्थ आप लगाते चलिएगा। हमारी कोशिश ये है कि टर्मिनोलॉजी हम आपको हिंदी में बताते चले, अंग्रेजी में बताते चले। जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में आप तुरंत पूछेंगे। हम कमेंट में जब लाइव हैं तो आपको बताते चलेंगे। सी ऑप्शन दे रहे हैं, सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश और अंधेरे दोनों में, मतलब लाइट और डार्क दोनों में। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं डी, सभी जीवित कोशिकाओं में, ऑल लिविंग सेल्स में, सभी जीवित कोशिकाओं में केवल प्रकाश में, केवल प्रकाश। रेस्पिरेशन कब होता है, कौन सी कंडीशन पूछ रहे हैं? ये तो पक्का है कि होता है। कहां होता है, इसमें लाइट और डार्क का हमने फर्क किया है। क्या आपने ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल पढ़ी है? यदि आपने पढ़ा होगा तो सोचने के लिए थोड़ा मजबूर होंगे कि कौन सी कंडीशन है।
प्रकाश में केवल उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती, प्रकाश में और अंधेरे में उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती, सभी जीवित कोशिकाओं में, लाइट और डार्क दोनों में, सभी जीवित कोशिकाओं में केवल प्रकाश में। सही जवाब आपको बताना है। बिल्कुल सिर्फ आपको ये प्रश्न अपने रास्ते से भटका रहा होगा। है बिल्कुल सही लिखा हुआ। सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक हम आपको दूसरा सवाल देते हैं। किसी भी कोशिका में या सेल में रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है, या सेल में श्वसन का स्थल है? रेस्पिरेशन होता कहां है कोशिका में? आप जानते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे अंगक होते हैं। उन अंगों में एक किसी अंग में होता है रेस्पिरेशन। आप बताइएगा क्या यह रेस्पिरेशन की प्रक्रिया राइबोसोम में होती है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रक्रिया न्यूक्लियस में होती है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रक्रिया गोल्गी बॉडी में होती है? इसकी हिंदी गोल्गी काय है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए कि रेस्पिरेशन कहां होता है, या कौन सा इसमें कोशिकीय अंग श्वसन में भाग लेता है। सही जवाब बताइए, नहीं तो डिस्कशन के समय जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। और ये रहा तीसरा सवाल। एक प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन में जिसका डिस्कशन कल कुछ बच्चों ने हमसे सवाल पूछे थे, उसको ध्यान में रखते हुए ये सवाल आपके स्क्रीन पर। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है कहां होती है? ये साइट आपको बताना है ग्लाइकोलिसिस की। क्या यह ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्या यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है? सॉरी, ए बी इसका नाम लिख लीजिए। सी में हम लिख रहे हैं, क्या यह रिक्तिका में होती है, वैक्यूल में होती है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रक्रिया नाभिक में होती है? ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है, दो प्रक्रियाओं को आपने पढ़ा होगा, एक ग्लाइकोलाइसिस है और क्रेब्स साइकिल है। इसके पहले हमने डिस्कशन किया है इसके पहले वाले सेशन में। आपको सही जवाब बताना है कि यह प्रक्रिया कहां होती है। आइए चौथे सवाल पर। कार्बोहाइड्रेट, सोच विचार करके अब जवाब को बढ़ाइएगा। कार्बोहाइड्रेट एवं फैट की मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, कार्बोहाइड्रेट और फैट की उपापचय, या यही प्रक्रिया हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यही तो होता है, या ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल एवं बसीय अम्ल, ध्यान से समझिएगा, एवं बसीय अम्ल यानी फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण के बीच में कड़ी होती है, के बीच में कड़ी होती है।
ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कड़ी एसिटाइल कोएंजाइम ए है? एसिटाइल कोएंजाइम ए है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ऑक्जेलो एसीटेट है? ऑक्जेलो एसीटेट है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह साइट्रिक एसिड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पायरुविक एसिड है? सही जवाब बताइए। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच ये स्थिति होती है और उसके बीच में एक कड़ी का काम करता है। वो कड़ी का काम करने वाला कौन? क्या वह एसिटाइल कोएंजाइम ए है? क्या वह ऑक्जेलो एसीटेट है? क्या वह साइट्रिक एसिड है? क्या वह पायरुविक एसिड है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं तो जब हम वापस आएंगे 10 सवाल पूछने के बाद तो आपको सही जवाब बताएंगे। बच्चों, 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर। आपने दो तरह की कोशिका पढ़ी होगी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सवाल यूकैरियोटिक कोशिका से है। यूकैरियोट्स में या यूकैरियोटिक जीवों में, यूकैरियोटिक जीवों में ग्लूकोज के एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन द्वारा एटीपी का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट पूछ रहे हैं, सोच विचार करके बताना। नेट प्रॉफिट पूछ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बार बार कह रहे, नेट प्रॉफिट बताना। यूकैरियोटिक जीवों में ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, कितने एटीपी बनेंगे? क्या एटीपी की संख्या 20 एटीपी होगी? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 36 एटीपी होगी? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 46 एटीपी होगा? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 8 एटीपी होगा? आपने पढ़ा होगा किताब में। और जब टोटल कितनी बनती है और कितनी उपयोग में आती है, हम आपसे नेट पूछ रहे हैं। कई बच्चों से जब हम सवाल पूछते हैं तो वो टोटल बताते हैं, हम यहाँ टोटल नहीं, हम नेट लाभ पूछ रहे हैं। टोटल फायदा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, विस्तार से आप लेकर के हमको समझाइए नेट प्रॉफिट कितना होगा। बच्चों, 6वां सवाल, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, अनाक्सी या एनाएरोबिक, अंग्रेजी वाले बच्चे इसको समझ लीजिए, एनाएरोबिक अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद, एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछ रही, एरोबिक नहीं पूछ रहे। अनाक्सी श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। बार बार हिंट देकर के आपसे पूछ रहे सवाल, गड़बड़ मत करिएगा। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद आपको बताना है, क्या वह ग्लूकोज है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पायरुविक एसिड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं, नन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? क्या वो ग्लूकोज है?
क्या वो पायरुविक एसिड है, क्या इथाइल अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या इसमें से कोई जवाब सही नहीं है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। बच्चों, 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण यानी ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल आपको पढ़ा दिया है। ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण, अनऑक्सीशोषण एनाइरोबिक रेस्पिरेशन की सामान्य अवस्था क्या है? कि सामान्य अवस्था क्या है? ऑक्सीशोषण और अनऑक्सी, भाषा को समझिएगा तभी उत्तर बन पाएगा। यदि आपने भाषा नहीं समझा या प्रश्न को 2 बार नहीं पढ़ा तो उत्तर नहीं बनेगा। ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण की सामान्य अवस्था क्या है? सही जवाब दीजिए। क्या यह ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है या TCA साइकिल है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है या इसी का नाम आपको याद हो तो क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। इसकी हिंदी यदि करते हैं तो भी यही लिखेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रक्रिया TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है? क्या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है? क्या यह ग्लाइकोलिसिस है? क्या यह या इसमें लिख लीजिए, इसमें से कोई नहीं। ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण की सामान्य अवस्था कौन सी है जो दोनों के लिए काम करेगी? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, ग्लाइकोलिसिस है, TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है? कौन सी साइकिल है? सही जवाब दीजिएगा। बच्चों, 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर। जब पायरुविक एसिड, कहां बन रहा पायरुविक एसिड ये आपको पता है। जब पायरुविक अम्ल के एक अणु के, पायरुविक अम्ल के एक अणु के अनऑक्सीशोषण से, यानी एनाइरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अनऑक्सी शोषण से लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। जब पायरुविक एसिड के एक अणु के अनऑक्सीशोषण से लैक्टिक एसिड बनता है तो ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या हमें 3 ATP अणु मिलते हैं? 3 ATP अणु की हानि होती है, मतलब 3 ATP का हम उपयोग कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 6 ATP अणुओं की हानि होती है?
6 एटीपी अणुओं की हानि होती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या 2 एटीपी अणु का लाभ होता है? 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या 4 एटीपी अणु का लाभ होता है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। सही जवाब बताइए इसका कि जब अनाक्सी शोषण हो रहा मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, पक्का है लैक्टिक एसिड बनेगा, उसके कारण थकान होगी। कितने अणु की हानि है अथवा कितने अणु का लाभ है? क्या 3 एटीपी अणु की हानि होती है? क्या 6 एटीपी अणुओं की हानि होती है? क्या 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है? क्या 4 एटीपी अणु का लाभ होता है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। लीजिए 9वां सवाल। श्वसन के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ये जो पायरुविक एसिड का निर्माण है ये किस प्रक्रिया में होता है? क्या यह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में होता है? क्या यह क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में होता है? क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया से होता है। और सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या है HMP पाथवे से होता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह C4 साइकिल में होता है। रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यह हमने पूछा है सवाल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। और आज के सेशन का बच्चों अंतिम सवाल अब आपके सामने। क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल पूर्ण होती है कहां होती है? कुल मिलाकर के ये सवाल है। 10वां क्रेब्स साइकिल कहां होती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह डेक्टायोसोम में होती है? डेक्टायोसोम में होती है। यह कोशिका का एक अभिन्न हिस्सा है डेक्टायोसोम। क्या यह डिक्टियोसोम में होती है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह प्रक्रिया लाइसोसोम में होती है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा में होती है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। क्रेब्स साइकिल की पूरी प्रक्रिया कहां पूरी होती है? सही जवाब दीजिए और आप हिसाब करिए कि आपने कितने सवालों का जवाब किया। हम आपको लिए चलते हैं पहले सवाल पर। और पहले सवाल पर जो हमने आपसे पूछा है उसका डिस्कशन आपको करके बताते हैं और सही जवाब क्या है उसका ये बताते हैं। हमने पहले सवाल पर पूछा आपसे कि रेस्पिरेशन होता है
पहले सवाल पर हमने पूछा कि रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है ये पूछा। इसका सही जवाब होगा कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यानी सब में होगी। शर्त यह है कि वो कोशिका लिविंग होनी चाहिए, शर्त यह है कि वो कोशिका लिविंग होनी चाहिए। दूसरा सवाल हमने पूछा, और या कुल मिलाकर के ये आप लिख दें इसके आंसर में कि ऑल लिविंग सेल्स जितनी जीवित कोशिकाएं हैं सब में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी। इसका सी सही होगा। दूसरे सवाल पर सेल का या कोशिका में रेस्पिरेशन कहां होता है ये हमने पूछा। तो इसमें राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, गाल्गी बॉडी है और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। एक चीज यहां लिख लीजिएगा कि रेस्पिरेशन में दो पार्ट होते हैं, रेस्पिरेशन में दो पार्ट होते हैं। एक में एरोबिक होता है और एक होता है एनारोबिक। इसमें एरोबिक में विथ ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये अब्सेंट होती है इसमें ऑक्सीजन, मतलब इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सीशोषण में, ऑक्सीशोषण ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीशोषण में ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस कहां होगी? साइटोप्लाज्म में, याद कर लीजिएगा। और अनऑक्सीशोषण में कोशिका द्रव्य में, और क्रेब्स साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन में अनऑक्सीशोषण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए अलग एक तरीका है जिसको आगे हम प्रश्न दिए हैं वहां डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन में जो एरोबिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, उसमें दो प्रक्रियाएं जो शामिल हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। उसमें याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में होगी, जबकि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। यहां पर यह सवाल पूछा कि सेल में श्वसन का स्थल क्या है। श्वसन तो ये पूरा जब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों हो जाएगा तभी श्वसन माना जाएगा, लेकिन बाकी नहीं लिखा था, तो इसलिए यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब होगा। तीसरा सवाल हमने पूछा ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहां होती है, उसका जवाब उधर लिखा था कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होती है। तीसरा सवाल। फिर चौथा सवाल, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट की मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एवं बसीय अम्ल बी के ऑक्सीकरण के बीच में एक कड़ी कौन सी होती है। आप जब इसकी साइकिल पढ़ोगे तो जब ये ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट बनता है और वो क्रेब्स साइकिल में घुसता है तो आप देखोगे कि ऐसे एक रासायनिक क्रिया बनती है। और यहां पर जब वो साइकिल पढ़ोगे ध्यान से, यदि अभी आपके पास किताब है तो किताब खोल करके देखिए, वहां पर लिखा होगा एसिटाइल कोएंजाइम, यानी ऑक्सीकरण के बीच ये जो व्यवस्था होती है बीच की कड़ी, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये बढ़ाता है, क्रिया को थोड़ा एक्सेलरेट करता है, तो ये बीच की कड़ी एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। 5वां सवाल में हमने पूछा
यूकैरियोटिक जीवों में ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होगा? जरा सोच करके आप देखिए, आपने जो जवाब किया है क्या वो जवाब सही है? 5वां सवाल का सही जवाब होगा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ मतलब जो हमको मिल गया, जो खर्चा हुआ वो हो गया। आप देखेंगे आपका सही जवाब होगा 36 एटीपी। बनते कितने हैं ये पूरा कैलकुलेशन जब आप ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे तो हाँ आपको देखने को मिल जाएगा। 36 एटीपी का फायदा होता है। 6वां सवाल हमने पूछा आपसे, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुई। वह उधर के सवाल में अनाक्सी श्वसन हमने एक तरफ ऑक्सी किया था, एक तरफ अनाक्सी किया था। अनाक्सी यानी एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, यहां भी ग्लूकोज होगा, यहां जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, तो इससे एथाइल अल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। यही प्रक्रिया उधर चले जाइएगा तो उधर हमने 2 प्रक्रियाएं लिखी हैं, ग्लाइकोलिसिस और एक प्रक्रिया होती है क्रेब्स साइकिल। उसको और इन दोनों प्रक्रियाओं को कंटिन्यू पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। 7वां सवाल को देखिए, ऑक्सीश्वसन तथा अनाक्सी श्वसन की सामान्य अवस्था क्या है? मतलब ऐसी अवस्था जो दोनों के बीच में कॉमन हो। 7वां सवाल, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में बिल्कुल समान होती है, या ये कह लीजिए दोनों के लिए एक कॉमन व्यवस्था है, क्योंकि उसी में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। सामान्य अवस्था ग्लाइकोलिसिस यह कॉमन अवस्था है, चाहे वो ऑक्सीजन हो और चाहे ऑक्सीजन का उपयोग ना रहा हो, दोनों के लिए सामान्य अवस्था ग्लाइकोलिसिस है। अगला सवाल हमने पूछा, जब पायरुविक एसिड के एक अणु श्वसन से लैक्टिक एसिड बनता है, अनाक्सी श्वसन से लैक्टिक एसिड बनता है, तो कितने एटीपी का नुकसान होता है अथवा कितने एटीपी का लाभ होता है? 8वें सवाल पर इसको थोड़ा सा, इसके उत्तर को हम लिख देना चाहते हैं। 8वें सवाल का, पायरुविक अम्ल के एक अणु से, लिख लीजिएगा आप इसका उत्तर, उत्तर की हेडिंग ऐसे डाल लीजिए तो आपके समझ में आ जाए। पायरुविक अम्ल के एक अणु से अनाक्सी श्वसन द्वारा, अनाक्सी की बात कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अनाक्सी श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनने में, लैक्टिक एसिड बनने में एक अणु से अनाक्सी श्वसन, यदि ऑक्सी श्वसन होता तो लैक्टिक एसिड बनता ही नहीं, अनाक्सी श्वसन हुआ इसलिए लैक्टिक एसिड बना। तो यदि एक लैक्टिक एसिड बना तो एक लैक्टिक एसिड बनने में 2NADH अणुओं का उपयोग होता है। 2NADH2 अणुओं का उपयोग होता है। आप एक बार क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस दोनों क्रियाओं को पढ़िएगा किताब से। NADH अणुओं का उपयोग होता है, अर्थात उपयोग होता है, अर्थात 6 ATP अणुओं की
हानि होती है। देखो, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। 8वें सवाल का सही जवाब होगा बी। बच्चों 9वां सवाल, रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। इस पायरुविक एसिड का 9वें सवाल का सही जवाब होगा, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे पायरुविक एसिड बनता है? पायरुविक एसिड फिर जाता है उस साइकिल में, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के बाद ही पायरुविक एसिड बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया यानी ए इसका सही जवाब होगा। थोड़ा इसके बारे में भी हम लिख देना चाहते हैं आपको, ताकि आपको सरलता से समझ में आए। ग्लूकोज के एक अणु से, या ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से, यही लिख लेना, ग्लूकोज में कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं? 6। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। 2 अणु प्राप्त होते हैं। यदि यह पूछा जाए कि पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, तो यहां तुरंत लिखना कि ये 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये 6 चला था, तो 6 से जो कार्बन कंपाउंड बनेगा वो 3 ही बनेगा। सिंपल सी गणित है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल, 10वां सवाल, क्रेब्स साइकिल पूर्ण होती है, कहां पूरी होती है? अभी आप माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी संरचना में एक आउटर वॉल होती है, कुछ इस तरह से होती है। वो रचना हम आपको ऐसी बनाकर बता देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हुई, इसकी एक आउटर वॉल होती है, बाहरी दीवार, और इसी के अंदर एक इसकी इनर दीवार होती है। बहुत जल्दी ये चित्र बनता है। ये इनर वाली दीवार और ये बाहर वाली दीवार, ये अंदर वाली दीवार क्या कहलाती है, और ये बाहर वाली दीवार के बीच में एक भाग इसका मैट्रिक्स है और एक भाग इसका स्ट्रोमा है। ये जो प्रक्रिया पूरी होती है क्रेब्स साइकिल की, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूरी होती है। बस क्रेब्स साइकिल की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूरी होती है, ना तो डिक्टियोसोम में, ना लाइसोसोम में। इसको भी चाहते हैं कि आप लिख करके इसको रखें कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पूरी होती है, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा। इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। तो 10वें सवाल का सही जवाब हो गया बी। इस तरह से आज 10 सवालों को हम लोगों ने किया। कैसा लगा सेशन? कैसे रहे सवाल? कितने सवाल आपसे बने? इसका पूरा लेखा जोखा आप हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि मंडे से अब हमारी यह सेशन जो है अब रात को 9 बजे लाइव होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात श्वसन के और 10 सवाल लेकर के, और अंतिम सेशन होगा कल रेस्पिरेशन का। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।